Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकाउंट्स क्या होता है और कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाना था। देखिए, जो टर्म्स है अकाउंट्स में वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आप लोगों को नई नई टर्म्स देखने को मिलेगी, तो वो हम जब भी आएंगी टर्म्स उसको समझते रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो वाली जो टर्म्स हमने फर्स्ट क्लास में की थी उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वो करनी जरूरी थी पहले, ठीक है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम ये टॉपिक कर लेंगे उसके बाद आप लोगों का बेस अकाउंट्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लोग कहते हैं जर्नल एंट्री करवा दो, तो जर्नल एंट्री हम बाद में करेंगे, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से आती होगी तो आपको जर्नल एंट्रीज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कोई इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन क्या होगी वैसे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझी थी, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन को हमें प्रूव करना है कि कुछ भी हो जाए बिजनेस में, कोई भी काम हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे हमने गुड्स बेचे तो वो ट्रांजैक्शन है, खरीदे ट्रांजैक्शन है, ठीक है, रेंट पे किया, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो हो रही है बिजनेस में वो सब ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये 100% ट्रू रहेगी, ये हमें प्रूव करना होता है इस चैप्टर में, तो वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। कोई भी चीज हो वो इन पांचों में फॉल करेगी, ठीक है। असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी आपको पता है। तीसरी चीज ये भी आपको बताई थी, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर हम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जैसे सेल करके, उसमें खर्चे माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीजें माइनस करें तो प्रॉफिट निकल के आया। अब देखिए, जो प्रॉफिट होता है वो किसका है, प्रॉफिट किसका होना चाहिए, ओनर का, क्योंकि उसने बिजनेस करा ही किसके लिए था, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी बिजनेसमैन, अगर आपके फादर बिजनेसमैन हो या कहीं आपने सुना हो, क्या ऐसा कभी देखा है कि प्रॉफिट जब साल के एंड में होता है तो वो उस पैसे को घर पे लेके आते हैं कि देखो मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है? ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? देखिए, इसका रीजन ये है, अब साल के एंड में जब प्रॉफिट निकलेगा, क्या एक बार में उस प्रॉफिट को लाकर पूरे साल जो अपने घर का खर्चा है वो निकल सकता है? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमें घर चलाने के लिए तो पूरे साल पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या साल का एंड का इंतजार करते रहे कि कब वो पैसा आएगा, एक साथ लेके आएंगे प्रॉफिट घर पे पापा और उसको हम फिर खर्च करेंगे? ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट जितना भी होता है उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल। उसको घर नहीं लेके जाता ओनर। घर क्यों नहीं लेकर जाता? देखिए, आपने ये सुना होगा, पैसे से पैसा बनता है। जितना ज्यादा बिजनेस में पैसा होगा उतना ज्यादा और हम आगे ग्रो कर पाएंगे बिजनेस में। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का, लेकिन घर चलाने के लिए हमें चाहिए 10-12 लाख रुपए ही बस, तो हम क्यों पूरा प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का अपने घर लेके जाएंगे? हाँ, बिलोंग वो हमसे करता है, मतलब बिलोंग वो ओनर से करता है, तो ओनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे। जब भी वो बिजनेस बंद करेगा तो उसकी कैपिटल में ऑलरेडी एडिड है, वो कैपिटल अपनी ले जाएगा वापस। तो उसका बस जमा हो रहा है पैसा, लेकिन रहेगा बिजनेस में। नाम उसका है लेकिन बिजनेस में ही रहेगा, जिससे कि वो बिजनेस आगे ग्रो होता रहे। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन जो घर चलाने के लिए वो पैसा निकालेगा, एक नई टर्म समझे आप लोगों ने, जो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी थी हमने, ये है ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए जब कोई ओनर कुछ निकालता है, कुछ क्या पैसे ही निकालेगा ज्यादातर केस में, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो हमसे कोई पूछे ड्रॉइंग्स क्या होती है, अमाउंट और एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स में जैसे क्या होता है, गुड्स कई बार निकाल देता है। अब अगर घर में किसी सामान की जरूरत है, वो दुकान पे भी अवेलेबल है, हम खुद ही बेचते हैं उसको, तो क्यों हम बाजार जाके वो खरीदेंगे? अपनी दुकान से ही ले जाएंगे घर पे। लेकिन अगर आप अपनी दुकान से घर पर लेके जाओगे तो क्या आपको वो रिकॉर्ड करने की जरूरत है? क्योंकि बिजनेस भी आपका, दुकान भी आपकी,
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप समझिए। ये हम प्रिंसिपल्स आगे पढ़ेंगे भी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है मतलब बिजनेस एंड उसका जो ओनर है दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और ओनर सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। कोई भी काम अगर हम बिजनेस में कर रहे हैं तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। समझ में आई ये बात? हम जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सोच के कि बिजनेस भी एक आदमी है, मतलब ये भी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन कह लो लेकिन ये एक पर्सन है। समझ में आया? तो बिजनेस और ओनर सेपरेट है एक दूसरे से, और बुक्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बिजनेस के, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से जान लेना आप लोग। ठीक है, तो क्योंकि सेपरेट है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो ओनर अगर अपने घर के लिए कुछ निकालेगा तो वो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो पैसे या फिर गुड्स वगैरह कुछ निकाले अपने पर्सनल पर्पस के लिए, वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। समझ में आ गया? तो हम कहां पर थे कि प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, घर चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो वो ड्रॉइंग्स करता रहेगा, महीने में 15 दिन में जब भी उसको जरूरत होती हो वो करता रहेगा अपना। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब एक चीज देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या था? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो क्या हम, आप लोग ने मैथ्स तो पढ़ी है, प्रॉफिट की जगह ये भी कह सकते हैं कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। भाई प्रॉफिट 10 रुपए ऐड कर लो, या फिर 90 रुपए माइनस 80 रुपए कर लो, एक ही बात है ना, आएगा तो आंसर वही ना। कैपिटल में चाहे प्रॉफिट ऐड कर लो, चाहे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ऐड कर लो। आई बात आप लोगों को ये चीज समझ में? तो एक बार रिकॉल करते हैं, हम अभी तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अकाउंट्स 5 पार्ट में होता है। ठीक है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट क्योंकि ओनर से बिलोंग करता है इसलिए प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है, या फिर कह लो कि रेवेन्यू कैपिटल में ऐड होते हैं और एक्सपेंसेस कैपिटल में माइनस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ही कैपिटल में पहुंच रहा है, क्योंकि आप रेवेन्यू ऐड कर लो, एक्सपेंसेस माइनस कर लो कैपिटल में से। समझ में आई बात? आइए अब शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते कैसे। देखिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, या फिर पर्टिकुलर्स की जगह आप ट्रांजैक्शन वर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर वो इक्वेशन लिखी, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जो क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शंस दी होंगी वो हम यहां पर लिखते रहेंगे, और ये देखते रहेंगे कि क्या असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अभी भी है ना। अगर कहीं पर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने ही कोई गलती की है, क्योंकि इक्वेशन तो ये हमेशा ट्रू रहनी ही है। आई बात समझ में? तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी बात देखिए, एक डुअलिटी प्रिंसिपल होता है, एवरी एंट्री हैज डबल इंपैक्ट। हर चीज का डबल इंपैक्ट होता है अकाउंट्स में। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आएगी तो उसका हमें डबल इंपैक्ट देखना है, कहां कहां पड़ रहा है। ठीक है, ये डुअलिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है, धीरे धीरे जब आप लोग ट्रांजैक्शंस को देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए लगाकर। अब हमें यह देखना है कि इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। क्या हो रहा है बिजनेस में? एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है, 1 लाख रुपए का कैश आ रहा है बिजनेस में, ये तो दिख ही रहा है। तो कैश हमारा कितना बढ़ गया? 1 लाख रुपए से बिजनेस में। अभी तो जीरो था सब कुछ, अब 1 लाख रुपए कैश बढ़ गया। कैश क्या होता है? उन 5 चीजों में से, मैं आपको हमेशा ऐसे ही पूछूंगा, उन 5 चीजों में से, उन 5 मतलब असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, उन 5 में से क्या होता है? कैश असेट होता है, पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, उसको जरूर देख लेना क्लास को। तो हमारा असेट तो बढ़ गया 1 लाख से। अच्छा, इस पैसे को लेके कौन आया? ओनर। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। तो जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब फर्म की कैपिटल बढ़ गई 1 लाख रुपए की। तो एक तरफ असेट बढ़ी और एक तरफ कैपिटल बढ़ गई 1 लाख रुपए से। समझ में आई बात? तो कैश बढ़ा 1 लाख रुपए
और कैपिटल बढ़ गई 1,00,000 रुपए। समझ में आया पैसा? मतलब कैसे लिखना है इसको, 1,00,000 रुपए कैश और 1,00,000 रुपए कैपिटल, दोनों बढ़ गए। इक्वेशन ठीक है ना, यहां पर भी 1,00,000 है, यहां पर भी 1,00,000 है। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹30,000। 30,000 के हमने गुड्स खरीदे। आराम आराम से सोचो। देखिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट क्लास एक और जब अकाउंटिंग क्वेश्चन की करेंगे हम, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। गुड्स परचेज करें 30,000 के, क्या क्या लग रहा है आपको, कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा? जब ये ट्रांजेक्शन पढ़ते तो साफ साफ नजर आ रहा है कि परचेज करे गुड्स 30,000 के, तो एक तो गुड्स आए हमारे 30,000 के, और क्या गया बदले में? कैश गया। तो कैश कम हुआ और स्टॉक बढ़ गया, है ना, कैश कम हुआ और स्टॉक बढ़ गया। तो कैश तो कम हो जाएगा 30,000 रुपए। स्टॉक उन 5 चीजों में क्या है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। क्या है? असेट है। तो स्टॉक में यहां पर ऐड हो जाएंगे। स्टॉक एक हमने टर्म यहां पर खोल लिया, कॉलम 30,000 रुपए, ये स्टॉक में बढ़ गया। न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन हमारे को हर ट्रांजैक्शन के बाद बनानी है और चेक करना है कि अब इसका जो टोटल आ रहा है वो असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है ना। ठीक है, ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बनानी है। तो फर्स्ट के बाद क्यों नहीं बनाई? फर्स्ट तो खुद ही न्यू थी, उसमें क्या चेंज हुआ है? सेकंड से चेंज शुरू हुआ है ना, इसलिए। अब 1,00,000 में से 30 गए, कितने हो गए? 70,000 प्लस 30,000 इक्वल टू लायबिलिटी कितनी है? 0 प्लस 1,00,000 इक्वल है, एक इधर है 1,00,000 इधर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट थोड़ा और अच्छा लेते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 एट 20,000। 15,000 के गुड्स हमने 20,000 में बेचे। 15,000 के गुड्स कितने में बेचे? 20,000 रुपए में। आराम आराम से सोचो क्या हो रहा है। 15 के गुड्स बेचे तो स्टॉक कितना कम हुआ? 15,000 रुपए। स्टॉक कम हो जाएगा 15,000। कितने में बेचे? 20,000। तो कैश कितना आएगा आपके पास? 20,000। तो कैश तो बढ़ जाएगा 20 और 15 स्टॉक कम हो जाएगा। अच्छा, 15 की चीज अगर हम 20 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, किस में ऐड होता है? कैपिटल में, क्योंकि ओनर से पर्टेन करता है ये तो प्रॉफिट, तो कहां ऐड होएगा? कैपिटल में। तो 15 की चीज 20 में बेची, 20,000 रुपए कैश में ऐड हुए, 15,000 का स्टॉक कम हुआ, 5,000 रुपए हमारा ये प्रॉफिट ऐड हो गया। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन 70 प्लस 20 90,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,05,000। देखिए मैच कर रहा है ना, ये कहीं पे भी मैच ना करे इसका मतलब हमने ही कहीं गलती करी है। पेड रेंट ₹5,000, 5,000 रुपए का रेंट पे किया, किराया पे करा हमने बिजनेस का, अपने ऑफिस जहां पे खोल रखा होगा उसका 5,000 रुपए किराया गया। क्या क्या हो रहा है इसमें? एक तो साफ साफ समझ में आ रहा है, पे करा। जब भी आपको पे करा, रिसीव करा ऐसे मिले तो एक पॉइंट तो आप यही समझ जाओ पैसे इन्वॉल्व हो गया। तो एक इंपैक्ट तो ये पड़ा पैसे पर, पे करा तो पैसा गया, पहला इंपैक्ट ये हो गया। क्या पे करा? रेंट। रेंट खर्चा एक, मतलब 5 चीजों में से किस में आ रहा है? वो एक्सपेंस में। रेंट एक एक्सपेंस है ना, खर्चे पे करेंगे तो खर्चे बढ़ गए हमारे। अब कई बार ये डाउट आता है, कुछ कुछ लोगों को पूछते हैं कि अगर हमने रेंट पे करा तो रेंट तो कम हो गया ना, हमारा खर्चा खत्म कम हो गया, हमने पे कर दिया। नहीं नहीं, खर्चे अगर आप दे ऐसे तो फिर आप किसी को पैसे देते रहोगे तो आपका क्या खर्चे कम होते रहेंगे? नहीं, आप किसी को सैलरी दिए जा रहे हो तो आपके तो खर्चे बढ़ ही रहे हैं ना। तो रेंट पे करने से रेंट कम कहां होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा ही ना। तो रेंट पे करा तो एक तो कैश कम हुआ, एक खर्चे बढ़ गए, लेकिन एक्सपेंस तो इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। कॉलम तो असेट लायबिलिटी कैपिटल का है। फिर क्या करें?
आपको अभी बताया था मैंने, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, कैपिटल में रेवेन्यूज ऐड होते हैं और एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, बताया था। तो हम कैपिटल में एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, रेंट एक एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो 5,000 रुपए एक तो कैश में माइनस होंगे और एक कैपिटल में माइनस होंगे। $85,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। बताइए, आई बात समझ में आप लोगों को? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं लास्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदे हमने 10,000 रुपए के। इंपॉर्टेंट है, देखिए, हमने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के। तो गुड्स खरीदे, एक चीज तो ये पता चल गई, गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक बढ़ गया हमारे यहाँ, तो स्टॉक में तो ऐड हो ही जाएगा 10,000 माना। लेकिन इसने ये नहीं बताया ये कैश में खरीदे या क्रेडिट पे खरीदे। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था परचेज 2 टाइप की होती है, एक कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज। तो ये तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि ये कैश में है या क्रेडिट में है, तो क्या माने। देखिए, इसके लिए रूल क्या है, ये रूल बहुत ध्यान से समझना, ये पूरी अकाउंट्स में काम आएगा आपको जब तक लास्ट तक अकाउंट्स पढ़ोगे। ये रूल क्या है कि अगर सामने वाले का नाम दे रखा है, जिससे हम खरीद रहे हैं या जिसको हम बेच रहे हैं, अगर उसका नाम दे रखा है तो हम उसको क्रेडिट मानेंगे, उधार पर है। और अगर नाम नहीं दे रखा है तो हम उसको कैश मानेंगे। ठीक है, देखो, या तो क्वेश्चन खुद ही बता दे कैश है या क्रेडिट है। आप ये मत सोचना जैसे अगर क्वेश्चन में ये लिखा रमेश को बेचा कैश में, तो आपको नहीं क्योंकि नाम दे रखा है तो क्रेडिट है, नहीं नहीं, उसमें तो खुद ही बता दिया ना कैश में रमेश को बेचा, तो फिर तो कैश सेल ही हुई। अगर क्वेश्चन खुद बता देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर क्वेश्चन ने खुद नहीं बताया तब हमें अपना दिमाग लगाना है। तो क्या लगाना है कि अगर नाम दे रखा है तो क्रेडिट, नाम नहीं दे रखा है तो कैश। जैसे आप यहां देखो, परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000, यहां पर भी तो वही बात थी, बताया ही नहीं कैश या क्रेडिट, लेकिन क्या नाम दे रखा था, तो हम नहीं दे रखा था इसलिए हमने कैश में मान लिया। ऐसे यहां था सोल्ड गुड्स 15 वाले 20 में, नाम दे रखा था नहीं, तो हमने कैश में मान लिया। लेकिन यहां पर क्या है, सो गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राम, नाम दे रखा है, तो अगर नाम दे रखा है तो हम उसको क्या मानेंगे, क्रेडिट परचेज। समझ में आई बात? उधार पर खरीदा है, उधार पर खरीदा तो ये बंदा जिससे हमने खरीदा उधार पर, वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। याद आया, लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्रेडिटर, जिससे हमने उधार पर सामान खरीदा। तो एक तो स्टॉक बढ़ गया 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपीज, और क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर जिनको हमें आगे चल के पैसा देना है, इसका मतलब वो एक हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में कॉलम खोलो, किस नाम से, क्रेडिटर। कितने के बढ़ गए, 10,000 रुपए के। ठीक है, न्यू इक्वेशन 85,000, ये तो अच्छा, पिछली वाली को देखना है। जब भी आप यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बना रहे हो तो लास्ट वाले में इसके बाद कितने चेंज हुआ, शुरू से मत देखने बैठ जाना। जैसे आपने जब ये वाला बनाया होगा 90,000 रुपए, तो कैसे लिखा होगा 90, 70 प्लस 20, पुराना भूल जाओ, ऐसे तो फिर हम करते ही रह जाएंगे। पुरानी न्यू इक्वेशन प्लस जो चेंजेस हुए उसको देखना है। तो पुरानी न्यू इक्वेशन 85,000, कोई चेंज हुआ है नहीं। पुरानी में 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,00,000। ठीक, इसके बाद हम लोग इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे, वो शायद आपको स्क्रीन में दिखेगा नहीं। तो उसमें क्या है, जैसे असेट का टोटल 1,10,000 है, इक्वल टू 10,000 प्लस 1,00,000, लास्ट में लिख दो ग्रैंड टोटल असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये समझ में आई आपको? तो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।